शादी करने के बाद बहू बेटे जब घर आए तो घर का माहौल बहुत ही शांत था। कोई आपस में किसी से बात नहीं कर रहा था। पुष्पा जी का अपने बहू बेटे से बात करने का दिल ही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि बेटे ने शादी में इतना कुछ सुनाया है, शायद बाद में आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। हो सकता है उसने उस समय पर जो कुछ कहा हो उसके लिए उसे पछतावा हो रहा हो, लेकिन बेटे ने तो घर आकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। गोपाल जी अपने बहू बेटे से कुछ कहने के लिए जाते हैं तो पुष्पा जी मना कर देती है। जाने दो, बेटे बहू कुछ दिनों के लिए आए हैं तो क्या घर में कलह करना, शांति से आए हैं तो शांति से जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं कहना। जब बेटे बहू ने मुझे इतना कुछ कहा उसका उन्हें रत्ती मात्र भी पछतावा नहीं है, तो आपके कहने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। गोपाल जी अपनी पत्नी पुष्पा से कहता है कि एक बेटे को अपनी माँ गंवार कैसे लगने लगती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस माँ ने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ से उसे शर्म आने लगती है। बीबी को चार लोगों में जाकर मिलवाता है, लेकिन माँ को कोने में बिठा देता है क्योंकि माँ को मिलवाने से उसे शर्म आती है। मुझे तो आज के लोगों की मानसिकता पर शर्म आती है, जो अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में संकोच करते हैं। अब आप ज़्यादा गुस्सा करके अपना बीपी मत बढ़ाओ। और तुम्हें गांव में ग्राम सेवक जी बुलाने आए थे, कुछ काम है उधर चले जाओ। किसी तरह से बहाना करके पुष्पा जी अपने पति को घर से बाहर भेज देती है, जिससे उनके बेटे के साथ आमना सामना ना हो और बेटा हंसी खुशी वापस चला जाए। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे तब पवन गोपाल जी से बोला, पापा मैंने अपने ऑफिस की छुट्टी 4 दिन और बढ़ा ली है, क्योंकि नीरू कह रही थी कि चीकू का मुंडन करवाना है। वह पूरा 1 साल का होने वाला है तो हम अपनी कुलदेवी के मंदिर में चीकू का मुंडन करवाएंगे और साथ ही घर पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे। इसके लिए मैंने एक गेस्ट हाउस भी बुक कर दिया। सभी लोगों को बुला रहे हैं और धूमधाम से चीकू का पहला जन्मदिन भी उधर ही बनाएंगे। गोपाल जी पुष्पा जी अपने बहू बेटे की बातों में हाँ में हाँ मिला देते हैं, कुछ नहीं कहते। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। बेटे का मुंडन हो जाने के बाद पवन उसके जन्मदिन के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बुक करता है, जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन रखता है। अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाता है, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाता है। नीरू अपनी एक साड़ी लाकर पुष्पा जी को देते हुए बोली, माँ जी आज चिक्कू का जन्मदिन है, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी कोई फटीचर सी साड़ी पहनकर जन्मदिन में आए और मुझे आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आए। इसलिए मैं अपनी एक महंगी सी साड़ी लाई हूँ, इसको पहनकर पार्टी में आना। कम से कम थोड़ा बहुत तो अच्छी लगोगी, नहीं तो किसी से मिलवाने भी मुझे शर्म आएगी। पता नहीं कैसे कपड़े खरीदती हो, कैसी पसंद है आपकी। नीरू पुष्पा जी की तरफ बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। पार्टी वाले दिन सभी लोग हॉल में पहुंच गए। नीरू के मम्मी पापा, मायके से सभी लोग आए थे, लेकिन गोपाल जी और पुष्पा जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पवन ने अपने पिता को फ़ोन मिलाया और बोला, पापा आप अभी तक नहीं आए हो, जल्दी से माँ को लेकर पार्टी में आ जाइए। केक काटने का समय हो गया है, क्योंकि उसे पता है अगर मम्मी पापा पार्टी में नहीं आए तो नीरू के मम्मी पापा 4 बार पूछेंगे कि वह क्यों नहीं आए और फिर वह क्या जवाब देगा। इसीलिए बस और 4 लोगों को जवाब ना देना पड़े, वह अपने पिता पर जोर डालते हुए कहता है, आप जल्दी से माँ को लेकर आ जाइए। दूसरी तरफ से गोपाल जी अपने बेटे को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी माँ की औकात नहीं है तुम्हारी पार्टी में आने की। और तो और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी माँ को किसी से मिलवाने भी शर्म आती है, और यही हाल कुछ तुम्हारा भी है, इसीलिए हम पार्टी में नहीं आएंगे। वह पार्टी तुम्हारे जैसे मॉडर्न लोगों की है, तो तुम उन्हीं लोगों के साथ जन्मदिन बना लो। मेरा आशीर्वाद मेरे पोते के साथ है और हमेशा रहेगा। जब गोपाल जी और पुष्पा जी अपने पोते के जन्मदिन की पार्टी में नहीं आते हैं तो पार्टी में मौजूद सभी लोग नीरू और पवन से सवाल करते हैं कि तुम्हारे सास ससुर क्यों नहीं आ रहे। आखिर ऐसी क्या बात है जो अपने पोते के जन्मदिन पर नहीं आ रहे। जरूर कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। उधर मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। नीरू के माता पिता भी आकर नीरू को डांट लगाते हुए कहते हैं, ज़रूर तुमने अपने सास से कुछ कहा होगा तभी वह नहीं आए, वरना ऐसा हो सकता है कि अपने पोते का पहला जन्मदिन हो और वह दोनों लोग ना आए।
मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग तो यहाँ नहीं रहते हो, हमारा तो उनसे मिलना जुलना होता रहता है। स्वभाव के बहुत ही अच्छे और सजन है। ज़रूर उनके दिल को बहुत ठेस लगी है जिसकी वजह से वह लोग नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं आएंगे तो मैं भी इस पार्टी से वापस जा रहा हूँ। या तो तुम उनको लेकर आओ, नहीं तो हम लोग भी चले जाएंगे। आखिरकार बहू बेटे को अपने सास ससुर को लेने घर जाना पड़ता है। जैसे तैसे मनाकर अपने माता पिता को पार्टी में लाने के लिए तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन पुष्पा जी कहती है, बहू मैं तुम्हारी दी हुई साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरे पास जो साड़ियाँ हैं उन्हीं में से पहनूंगी। अगर तुम्हें पसंद हो तो बताओ, मैं तो ऐसी ही पहनती हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं नहीं जाऊंगी। नीरू बोली, ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलो। जन्मदिन का सारा कार्यक्रम ठीक तरह से संपन्न हो जाने के बाद पुष्पा जी अपने छोटे से पर्स से एक डिब्बी निकालती है और उसमें से चमचमाता हुआ सोने का एक ब्रेसलेट निकालकर अपने पोतियों को पहनाती है, जिसको देखकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मैंने तो अपने माता पिता का इतना अपमान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बेटे के लिए इतना महंगा गिफ्ट दिया है, सोने का ब्रेसलेट बनवाया है। पास में खड़े हुए नीरू के पिताजी बोले, देखा नीरू, पूरी पार्टी में सबसे महंगा गिफ्ट तुम्हारे सास ससुर ने दिया है तुम्हारे बेटे को। तो आज तो तुम्हें उनकी औकात पता चल गई होगी कि उनकी औकात क्या है। तुम्हारी पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन किसी ने भी इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया। किसी के पहनावे से और उनके रहन सहन से उसकी औकात को परखना अच्छी बात नहीं है। पास में खड़े हुए गोपाल जी कहते हैं, समधी जी एक कदम सही बात कह रहे हो आप। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जान लगाकर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को महंगे से महंगी चीज़ दिलाते हैं, खुद सस्ता पहन लेंगे, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशों के साथ कभी समझौता नहीं करते। उनके खाने पीने, पढ़ने लिखने और पहनने से लेकर किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखते। लेकिन कमाल की बात है, वहीं बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता को आंकने लगते हैं। अरे जिसकी वजह से आज वह बाबूजी बने घूम रहे हैं ना, उन्हीं को उनकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं ये सब उनकी वजह से है। आज गोपाल जी को मौका मिल गया था अपने बेटे बहू को सुनाने का, इसलिए उन्हें भरी सभा में अपने बेटे बहू को इस तरह से सुनाया कि बेटे बहू खड़े के खड़े शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि सच में आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, अगर मेरे माता पिता मुझे ना पढ़ाते तो मैं भी गांव में गोबर डालता रहता, लेकिन पढ़ लिख कर शहर में जाकर नौकरी क्या करने लगा कि अपने माता पिता ही गांव के गंवार लगने लगे। उनका रहन सहन मुझे खराब लगने लगा, जबकि बचपन में तो मैं उनके साथ इसी रहन सहन में रहा हूँ। ऐसे में ही अपना बचपन बिताया। और फिर बेटा बहू ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, कल उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। पवन अपनी माँ के पास आकर के माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं शहर की चकाचौंध और नौकरी पैसा में यह सब कुछ भूल गया था कि माँ का महत्व सबसे ज़्यादा है। मैं उस माँ को गंवार कह रहा हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। उस माँ को 4 लोगों से मुझे मिलाने में शर्म आती है। मुझे माफ़ कर दो माँ। पापा आप भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है। नीरू भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है। दोस्तों पुष्पा जी और गोपाल जी ने सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।